एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं एमए सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट कोड CC4 जिसमें हमें हिस्ट्री ऑफ झारखंड पढ़ना है, इसके यूनिट 4 से सेक्शन बी जिसके अंतर्गत हमें ब्रिटिश रूल एंड रेजिस्टेंस पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कोल विद्रोह, ट्राइबल रिवोल्ट के नाम से भी जाना जाता है 1831-32। तो कोल विद्रोह के संबंध में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोल विद्रोह हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेकिन यहाँ कोल विद्रोह से संबंधित हमारे जो सवाल आते हैं वो सीधी तरीके से नहीं आते, अथवा जैसे कि कारण अथवा परिणाम, हमें उसके स्वरूप और महत्व को भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आज कोल विद्रोह के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद अगली क्लास में हम कोल विद्रोह के कारण एवं परिणामों को भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसके स्वरूप को समझेंगे। स्वरूप का अर्थ होता है कि उस विद्रोह का रूप कैसा था, और इसके महत्व अर्थात सिग्निफिकेंस का मतलब है कि इसका भविष्य में क्या महत्व दिखाई देता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। झारखंड प्रदेश में 1831-32 के दौरान एक विद्रोह घटित हुआ जो कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह का अपना ऐतिहासिक महत्व है। इस विद्रोह में छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम और मानभूम के प्रदेशों की जनजातियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। इसके स्वरूप एवं महत्व का वर्णन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसने भावी राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का भी कार्य किया। तो सबसे पहले हम कोल विद्रोह के, जो कि 1831-32 में हुआ, उसके स्वरूप को देखेंगे। तो कोल विद्रोह के स्वरूप के संबंध में इतिहासकारों के मध्य एक मत्ता का अभाव है, यानी इतिहासकार एक मत नहीं है कोल विद्रोह को लेकर। यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि विद्रोहियों का आक्रोश स्थानीय शोषणकारियों के खिलाफ था, और यह विद्रोह ना तो राष्ट्रीय था और ना ही कंपनी सरकार के विरुद्ध। लेकिन सच्चाई यह है कि कोल विद्रोह झारखंड में अंग्रेजी सत्ता और शक्ति के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एक चुनौती थी। दरअसल हर विद्रोह पर विद्वानों का अलग अलग विचार होता है। तो ब्रिटिश समर्थक जो विद्वान थे, जो भारत में अंग्रेजी शासन के पक्षधर थे, उन लोगों ने इसे केवल एक स्थानीय विद्रोह करार दिया है। लेकिन जब हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं तो हमें इसके स्वरूप का सहज ही अनुमान हो जाता है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं थार्नटन और मिल। उनके मतानुसार आदिवासी इस विद्रोह के जरिए जंगल का कानून स्थापित करना चाहते थे। इन ब्रिटिश लेखकों के मत में ब्रिटिश भारत के अधिकांश लोग नियम कानून के विरोधी थे। इसका उल्लेख SC राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द मुंडास एंड देयर कंट्री में भी किया है। डॉक्टर शशि भूषण चौधरी जैसे प्रसिद्ध आधुनिक भारत के इतिहासकार ने अपनी पुस्तक सिविल डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश इन इंडिया नामक पुस्तक में बताया है कि यह विद्रोह कई कारणों की शिकायतों का परिणाम था। जैसे जैसे करों में वृद्धि हुई, जबरन बेगारी ली गई। बेगारी का अर्थ होता है कि कार्य करवाकर उसे उसकी मजदूरी या मेहनताना का भुगतान ना करना, उसी को हम जबरन बेगारी कहते हैं। तो जबरन बेगारी ली गई तथा भारी सूद की वसूली इत्यादि कोल विद्रोह के प्रमुख कारण थे। संक्षेप में विभिन्न इतिहासकारों और विद्वानों द्वारा इस विद्रोह का मूल कारण कृषक असंतोष को ही माना गया है। लेकिन
सरकारी रिकॉर्डों के अध्ययन से पता चलता है कि कोल विद्रोह घृणित ब्रिटिश शासन से मुक्त होने के लिए आदिवासियों की इच्छा का परिणाम था। इस मत का समर्थन ब्रैडले बर्ट, डाल्टन और आरसी मजुमदार जैसे विद्वानों ने भी किया है। कंपनी द्वारा झारखंड में अधिपत्य स्थापित किए जाने के बाद कुछ दशकों से झारखंड के विभिन्न राजाओं तथा उनकी स्थानीय प्रजा के साथ कंपनी के संबंध बहुत ही तनावपूर्ण हो गए थे। सरकार की राजस्व वसूली की शोषणकारी नीति ने कोल विद्रोह कालीन छोटानागपुर विशेष के नागवंशी राजा जगन्नाथ सिंह को बर्बाद कर दिया था। 1828 ईस्वी में उसे सैर करों की वसूली से रोक दिया गया था। आबकारी करों की वसूली का ठेका करीम अली नामक एक व्यक्ति को दे दिया गया। सरकार के इन निर्णयों से नागवंशी राजा और उसके जागीरदार की आय न्यूनतम होती चली गई। इससे आदिवासियों की समस्याएं भी बढ़ गईं। कई आदिवासी परिवार करों के बोझ से बचने के लिए अपने घर बार छोड़कर जंगलों की तरफ निकल पड़े। फरवरी 1825 ईस्वी को नागवंशी राजा के पुलिस संबंधी अधिकार भी समाप्त कर दिए गए। जगन्नाथ शाह के लिए यह कार्य लाभपूर्ण न रह गया। पुलिस प्रशासन एक मीर दारोगा नामक अधिकारी को सौंप दिया गया। इसकी नियुक्ति सीधे तौर से कंपनी करती थी। उस समय जगन्नाथ शाह की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती चली गई। 1825 के अंत तक राजा की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि सरकारी राजस्व की अदायगी कर पाना भी काफी मुश्किल हो गया। यह धारणा निराधार है कि सरकार के खिलाफ असंतोष केवल राजाओं और जागीरदारों के बीच व्याप्त था। वास्तव में रैयत और किसान भी सरकार की राजस्व नीति से त्रस्त थे। इस नीति के कारण जमींदार और किसान दोनों ही निर्धन बन गए थे। राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व वसूली में धोखाधड़ी से कई संपन्न परिवार पंगु बन गए थे। हिंदुओं और मुसलमानों को ब्रिटिश फौजदारी और दीवानी नियमों को सभी पर समान रूप से लाद दिया गया। यह निर्णय जनजातीय संस्कृति के बिल्कुल विपरीत थी। आदिवासियों के प्रति सरकार का व्यवहार उपेक्षापूर्ण था। वास्तव में कंपनी सरकार आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करने में पूर्णतः असफल रही। आदिवासियों की समस्याएं उस समय और बढ़ गई जब 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही भारी संख्या में हिंदू और मुसलमान झारखंड में प्रविष्ट करने लगे थे। आदिवासियों को उनकी पैतृक भूमि से वंचित किया जाने की प्रक्रिया ब्रिटिश शासन की ही देन है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही स्थानीय अधिकारी 100% बंगाली या बिहारी होते थे। आदिवासी इन्हें बाहरी समझते थे और यहीं से दीकुओं की अवधारणा प्रारंभ हुई। इन बंगाली बिहारियों की उत्पीड़क
और शोषणकारी नीति ने ही आदिवासियों को ब्रिटिश विरोधी बना दिया। ब्रिटिश कचहरियां स्वभाव से भोले भाले आदिवासियों को न्याय देने में पूर्णतः सक्षम नहीं थी। कचहरी पहुंचने पर आदिवासियों को पता चलता था कि उन्हें न केवल उनकी अपनी स्वयं की जमीन से बेदखल कर दिया गया है, बल्कि उन्हें विद्रोही भी घोषित कर दिया गया है। झारखंड में 1824 में आबकारी करों को लगाया जाना और हड़िया पर पच्चुई कर लगाया जाना आदिवासियों को और भी विद्रोही बना दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार थॉमसन ने लिखा है कि ये लोग अर्थात सरकारी पदाधिकारी कोल लोगों के लिए महामारी और अभिशाप बन गए। गिद्धों की तरह भूखे ये लोग जमींदारों के गुलाम बन गए और इस तरह कोलों का शोषण प्रारंभ हुआ, जिसका परिणाम 1831 में विद्रोह के रूप में सामने आया। इसी प्रकार प्रसिद्ध इतिहासकार जे.सी. झा के अनुसार पलामू में विद्रोह की प्रमुख वजह स्थानीय अधिकारियों की अकुशलता, लापरवाही और विद्रोहियों के साथ उनकी मिलीभगत थी। वास्तव में रामगढ़ कचहरी का सरिस्तेदार तथा लेस्लीगंज के कानूनगो अत्यंत षड्यंत्रकारी स्वभाव के होते थे। अब सरिस्तेदार और कानूनगो जो थे ये प्रशासनिक पद थे, ठीक है। इस प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है कि अपने न्याय स्वामियों द्वारा उपेक्षित बाहरी लोगों द्वारा जारी शोषण और न्याय के अपने परंपरागत स्रोतों से बेदखल छोटा नागपुर के आदिवासियों के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई प्रारंभ करना छोड़ दूसरा कोई विकल्प नहीं रह गया था। मेटकॉफ ने भी माना था कि कोल विद्रोह कृषक असंतोष मात्र ना होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी। उसने स्वीकार किया था कि यह विद्रोह किसी असहनीय नवीन उत्पीड़न जनित आकस्मिक घटना नहीं थी। इसका उद्देश्य कोलों की स्वतंत्रता स्थापित करना तथा उनके प्रदेशों से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना था। मेटकॉफ के मत में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ भी करने की भावना जनजातियों में पिछले कई वर्षों से व्याप्त थी और जो कुछ हुआ वह किसी आकस्मिक विचार का परिणाम नहीं था। हजारीबाग में फौज भी की कमी थी के कारण इस अवसर को विशेष बल मिला। बंगाल में हुए हाल के विद्रोहों की सफलता ने जनजातियों को इस विद्रोह के लिए प्रेरित किया। अब हम इस विद्रोह को देखें तो हम पाते हैं कि कोल विद्रोह से पूर्व किसी जन आंदोलन के लिए आवश्यक सभी तत्व छोटा नागपुर में विद्यमान थे। बस कमी थी इस बारूद के ढेर में चिंगारी की। यह चिंगारी उस समय पैदा हुई जब सोनपुर में एक घटना घटित हुई। वहां की सिंगराय मानकी के 12 गांवों को पंजाबियों को दे दिया गया। इसके अलावा सिखों द्वारा उनकी 2 बहनों के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। इसी तरह सिंहभूम के बंदगांव के सूर्या मुंडा की पत्नी का एक मुस्लिम किसान द्वारा अपहरण तथा बलात्कार की घटना घटित हुई। यह घटना कोल विद्रोह के लिए तात्कालिक घटनाक्रम साबित हुई और इसके पश्चात सोनपुर परगना के कोचांग तथा तमाड़ ग्राम से
विद्रोह का सूत्रपात हो गया। विद्रोहियों ने यहां लूटमार के साथ आगजनी की घटनाओं को भी अंजाम दिया। इस जनजातीय असंतोष और बाहरी लोगों के बढ़ते शोषण के कारण इन हमलों को जन समर्थन भी प्राप्त हुआ। सोनपुर से प्रारंभ यह विद्रोह धीरे धीरे झारखंड के अन्य प्रदेशों पलामू, मानभूम, हजारीबाग आदि जिलों में भी फैल गया। इसके प्रत्युत्तर में अंग्रेजों ने कठोर दमनकारी नीति का पालन किया तथा क्रूरता एवं दमन की सारी हदें तोड़कर इन्होंने आदिवासियों पर पाशविक अत्याचार किए। इन दमन चक्रों से कोल विद्रोह धीरे धीरे कमजोर पड़ गया और अंततः समाप्त हो गया। इस प्रकार से हमने देखा कि कोल विद्रोह का प्रारंभ और उसका दमन कैसे हुआ। अब हम इसके महत्व पर प्रकाश डालेंगे। तो इसके महत्व में हम देखते हैं कि विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने अपनी नीतियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। इसके पश्चात ब्रिटिशों ने लोगों की शिकायतों को सुनना और दूर करना प्रारंभ किया। सरकार ने लोगों का विश्वास जीतने का प्रयास किया। इसके लिए उसने विद्रोहियों से प्राप्त की गई संपत्ति व पशु उनके सभी मालिकों को लौटा दिया। विद्रोह के दमन के उपरांत विभिन्न क्षेत्रों में नवीन पुलिस तंत्र की स्थापना की गई, जिसे सुलह नीति का अनुसरण करते हुए अपने कार्यों का संचालन करना था। साथ ही जमींदारों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को नियंत्रित करना था किया गया। इस विद्रोह के उपरांत छोटा नागपुर की शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। यह निर्णय लिया गया कि छोटा नागपुर खास पलामू, जंगल महाल एवं मिदनापुर के निकटवर्ती क्षेत्रों को एक पृथक प्रशासन के अधीन रखा जाए, जिसमें बंगाल सरकार के सामान्य कानून लागू ना हो। इस निर्माण के आधार पर एक नए कानून 1833 में रेगुलेशन 13 के तहत छोटा नागपुर खास पलामू, रामगढ़, खडगडीहा एवं कोरूड़ा का भूतपूर्व रामगढ़ जिला से पृथक कर जंगल महाल व ट्रिब्यूटरी महाल के साथ नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में गठित किया गया, जिसे साउथ वेस्टर्न एजेंसी कहा गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि इस विद्रोह को तो बड़ी ही निर्ममता के साथ कुचल दिया गया, लेकिन इस विद्रोहों ने ब्रिटिशों की आंखों को खोलने का प्रयास किया। इसीलिए ब्रिटिशों ने इसमें कई सुधार किए और वहाँ न्याय और वहाँ शासन प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। इसी कड़ी में हम पाते हैं कि वहाँ एक नॉन रेगुलेशन प्रांत की स्थापना की गई, जिसे दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी अर्थात साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी के नाम से गठित किया गया। इस प्रकार हमने यह देखा कि किस प्रकार कोल विद्रोह का स्वरूप और महत्व था। अब हम इसका निष्कर्ष करेंगे। तो निष्कर्ष में हम पाते हैं कि कोल विद्रोह का स्वरूप स्थानीय शोषण के खिलाफ विद्रोहियों का आक्रोश नहीं था, बल्कि कोल विद्रोह झारखंड में अंग्रेजी सत्ता और शक्ति के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध एक सशक्त चुनौती थी। इसके लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना से यह भी स्पष्ट हो गया कि इसके लिए उत्तरदायी कारक तुरंत तैयार नहीं हुए, बल्कि यह जनजातियों में व्याप्त आक्रोश
कई वर्षों से उनमें दबी हुई थी, जो कोल विद्रोह के रूप में सामने आई। इस विद्रोह के दमन के पश्चात ब्रिटिश नीतियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आए तथा लोगों की भावनाओं को सांत्वना देने का प्रयास किया गया। निसंदेह कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप जहां एक और सरकार सुधारात्मक प्रवृत्ति अपनाने के लिए विवश हुई, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने नियंत्रणों में भी वृद्धि कर दी। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि कोल विद्रोह तत्कालीन सभी विद्रोहों में सबसे सशक्त था, जो कि 1857 की क्रांति के पूर्व जनजातियों एवं अन्य लोगों की प्रतिक्रिया स्वरूप देखने को मिला। इसका व्यापक महत्व आने वाले दिनों के विद्रोहों एवं राष्ट्रीय आंदोलनों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार हमारा जो विषय है कोल विद्रोह 1831 के स्वरूप एवं महत्व, यह यहाँ समाप्त होता है। अब हम इसी विषय से जुड़े अन्य सवाल अर्थात कोल विद्रोह के कारण एवं परिणामों की चर्चा अपने दूसरे कक्षा में करेंगे। फिलहाल इसे हम यहाँ विराम देंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको यह विषय अच्छा और समझ में आ गया होगा। यदि आपको इससे संबंधित कोई सवाल हो तो आप हमें अपने सवाल मैसेज कर सकते हैं, हम उनका जवाब देने का यथाशीघ्र प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।